Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 17 अगस्त 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मलेशिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है परसों हमने पढ़ा था कि हमारे पास में 3 रामसर साइट्स बढ़ चुकी हैं। तो टोटल आज के समय पर भारत के अंदर में 85 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। तो रिसेंटली जो 3 रामसर साइट्स जुड़ी हैं उन तीनों के नाम यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। इन तीनों के बारे में सवाल पूछा गया है। स्पेशली पूछा यह गया है कि ये तीनों की क्या लोकेशन जो दी गई है सामने आपके, ये सही तरीके से मैच है या नहीं है। जैसे पहला बोलता है कि जो नंजरायन बर्ड सेंचुरी है क्या ये तमिलनाडु में है। दूसरा जो काजू वैली बर्ड सेंचुरी है क्या ये केरला में है। तीसरा जो तवा रिजर्वायर है क्या ये मध्य प्रदेश में है। बताइए इनमें से कौन कौन से पेयर करेक्ट तरीके से मैच हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, या ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली, या ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली, या ऑप्शन नंबर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज है तारीख 17 अगस्त 2024 और आज सुबह 6 बजे से कल 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक डॉक्टर्स हमारे स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर जा रहे हैं। यानी हॉस्पिटल्स के अंदर में जो सेवाएं हैं वो बंद रहने वाली हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में पेज नंबर 1 पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। उसके अलावा पेज नंबर 3, 11 सभी जगह पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। बताया गया है कि जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इन्होंने अनाउंस किया है 24 घंटे का विड्रॉवल अपनी सभी हेल्थ सर्विसेज से। जो डॉक्टर्स हैं ये 24 घंटे तक ये सर्विस नहीं दे रहे या हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होंगे। और वो मैंने आपको समय बताया, आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक। सवाल ये उठता है अगर किसी को इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई इन 24 घंटे के अंदर तो क्या होगा। तो इमरजेंसी और कैजुअल्टी डिपार्टमेंट जैसे काम कर रहे थे वो वैसे ही काम करते रहेंगे, उन पे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है दोस्तों, ये क्यों हुआ। हमने देखा कोलकाता के अंदर जो आरजे कर हॉस्पिटल है, यहाँ पे भयानक तरीके से एक बच्ची के साथ में बलात्कार होता है और ब्रूटली यहाँ पे उसका मर्डर कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, डॉक्टर्स की साइड से या पहले यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल की साइड से स्टेटमेंट आया हो, उनके पेरेंट्स को बताया गया कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, डराने वाला है कि भाई यहाँ पर ये रेप हुआ है। और इसमें अभी तक एक इंसान को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, एक इंसान पकड़ा गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो रिपोर्ट्स ने बताया है उस बच्ची के साथ जो हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें कुछ और लोगों का भी हाथ है। बट अभी के समय पर जो व्यक्ति सामने दिख रहा है केवल उसी को टारगेट किया जा रहा है। बट एक प्योर इन्वेस्टिगेशन होना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के आधार पर जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उनका कहना है कि भाई हमारी 2 मांगें हैं, पहले तो उसे पूरी करो। सबसे पहली चीज़, वो जो बच्ची है 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी और ड्यूटी करने के बाद में ऑब्वियस सी बात है 36 आवर्स मजाक नहीं है। अपने शिफ्ट के बाद में वो रेस्ट करने के लिए गई, तो रेस्ट करने के लिए जब सेफ़ स्पेस पे गई तो क्या वहाँ पे सेफ़ स्पेस की कमी थी। तो यही यहाँ पर डिमांड है आईएमए की कि भाई यहाँ पे उनको जब रेस्ट करना था तो उनको एक सुरक्षित जगह भी नहीं मिली रेस्ट करने की। तो कर क्या रहा था हॉस्पिटल या कर क्या रहा था स्टाफ, आप एक सही से सेफ़ स्पेस भी नहीं दे सकते उनको। तो पहला तो यहाँ पे कारण यह है कि आपने सेफ़ स्पेस नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके साथ में ये प्रॉब्लम्स हुई। दूसरा यहाँ पे मांग है कि भाई क्या करना है कि आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मैनेज करने होंगे, क्योंकि आपके हॉस्पिटल्स में प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी क्या कि इतना कुछ हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। बाद में यहाँ पे आप कह रहे हैं सुसाइड हो गई। तो इनमें सुधार की ज़रूरत है।
ये सामने आया है, तो आज इसके ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स आज के समय पर वर्किंग और लिविंग कंडीशंस में, उसमें सुधार की ज़रूरत है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं गिरीश त्यागी, उन्होंने भी यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती हैं, सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, सेफ्टी स्पेसेस प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे, तो आने वाले समय पर यह स्ट्राइक बढ़ा दी जाएगी। और अभी तो एमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है, फिर बाद में एमरजेंसी सर्विस को भी शट डाउन कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर कुछ करिए। ये गिरीश त्यागी बोलते हैं कि हम सब रेसिडेंट डॉक्टर्स के साथ में हैं जिनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रहा है। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन डॉक्टर्स को देना कंपलसरी है, इस तरीके की यहाँ पर मांग की जा रही है। आई होप आपको ये जो इशू चल रहा है वो क्लियर हुआ। दूसरी तरफ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल कुछ स्टेटमेंट दिया है और ये बोला है कि मान लो कोई भी संस्थान है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका जो हेड है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई भी इस प्रकार का केस निकल कर आता है तो 6 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर मैक्सिमम 6 आवर्स के अंदर अंदर इस मामले को फाइल करना होगा, इसके ऊपर एफआईआर करवानी होगी। और यहाँ तो जो केस हुआ है अभी कोलकाता में, प्रिंसिपल्स का था पता नहीं, हटाया गया, फिर कुछ ही घंटे के अंदर अंदर दूसरी जगह पर लगा दिया गया, पता नहीं चल क्या रहा है। तो यह है हमारा न्यूज़ आर्टिकल जिसके बारे में करंट समय पर चर्चाएं हो रही हैं। चलिए आगे आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे पास में 2 न्यूज़ आर्टिकल हैं, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह होगा, अब ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों आपका वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बात हो रही है नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। तो लास्ट वाले जो अवार्ड थे वो हमारे 69 थे, इस बार 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड दोस्तों हुआ है, जिसमें हमारे इस साल की जो भी यहाँ पर बेस्ट फिल्म है, राइटर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं, उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर में जो अतम है, ये बेस्ट फिल्म ऑनर का टैग ले गई है ऋषभ शेट्टी का नाम सुना होगा, कंतारा मूवी का नाम सुना होगा, कंतारा फिल्म को डायरेक्ट करने वाले, उसमें एक्ट करने वाले यहाँ पर वो एक्टर हैं, तो उनको भी यहाँ पर यह अवार्ड मिला है। तो 2022 के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस कर दिया गया कल के दिन। इसको ज़्यादातर डोमिनेट किया है कुछ रीजनल मूवीज़ ने, जैसे मलयालम में यहाँ पर एक मूवी है द प्ले नाम है, या फिर अतम यहाँ पे इसको बोला गया है। ठीक है, इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। फिर ऋषभ शेट्टी यहाँ पर बेस्ट एक्टर के अवार्ड को यहाँ पर इन्होंने जीता है कंतारा में परफॉर्म करने के लिए। फिर उसी के साथ यहाँ पर नित्या मेनन हैं, मानसी पारक हैं, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है तमिल मूवी के लिए। ठीक है, एक गुजरात मूवी के लिए, गुजरात की जो कच्छ एक्सप्रेस है उसके लिए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब बात करते हैं कंतारा की, तो कंतारा ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड भी यहाँ पे जीता है। फिर एक बात और की गई है, बेस्ट कोरियोग्राफी का जो अवार्ड है वो मिला है जानी मास्टर को और सतीश कृष्णन को। फिर बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है सूरज आर बरजत्या को, ऊंचाई मूवी के लिए। देन यहाँ पे एक नाम और है पवन राज मल्होत्रा, इनको अवार्ड मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड नीना गुप्ता को यहाँ पर मिला है ना। फिर उसके बाद कुछ और डिटेल शेयर की गई। गुलमोहर को अभी तक का बेस्ट फिल्म अवार्ड यहाँ पर मिल चुका है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। फिर निकी जोशी को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड मिला है कच्छ एक्सप्रेस के लिए। AR रहमान को यहाँ पर अवार्ड मिला है बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का, स्पेशली बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए, क्योंकि मणिरत्नम की जो मूवी है पोनिन सेल्वन, ठीक है, पोनिन सेल्वन पार्ट 1 और पार्ट 2 2 भाग में बटी हुई है। चोल डायनेस्टी के बारे में समझा है, आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है बोर हो जाएं, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मणिरत्नम ने इस मूवी को प्रेजेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है AR रहमान ने, तो उसके लिए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन का अवार्ड भी यहाँ पर इनको मिला है। तो ये बेसिकली हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड हैं, अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप आइडिया रख सकते हैं, जो वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। लेकिन जब बात आती है UPSC की, तो दोस्तों यहाँ पे UPSC आपसे सीधा ये तो नहीं पूछेगा ये नाम। अगर कुछ पूछता है तो नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट्स पूछ सकता है, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए आपने, आइए वो बताता हूँ। देखिए, ये कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स हैं इस नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में, ये पता होने चाहिए आपको। ठीक है, हर साल इस तरीके से सेरेमनी होती है जहाँ पे बेस्ट मूवीज़, आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, इनको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस अवार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो नेशनल फिल्म अवार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट फिल्म्स हैं जो बनाई गई हैं, जिसने एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है, ऑब्वियस सी बात है उनको सम्मानित करना। फिर इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है उसके डेवलपमेंट को बढ़ाने के ऊपर फोकस करना। अब बात आती है इस अवार्ड के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो यहाँ पे डायरेक्टरेट होते हैं, इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल हैं, वो यहाँ पर इस सेरेमनी को मैनेज कर रहे हैं लंबे समय से, 1973 से। वैसे ये सेरेमनी बहुत पहले से शुरू हो चुकी है,
मैं आपको बता दूं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जो ये इंफॉर्मेशन एंड मतलब ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है हमारी, ये काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करता है। हमारे देश में जो मास कम्युनिकेशन मीडिया है, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, प्रेस, प्रिंट पब्लिकेशन, एडवर्टाइजिंग, प्लस कोई और ट्रेडिशनल मोड जो है बात करने के, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आईबी मिनिस्ट्री के अंडर में ही आते हैं। तो ये पर्टिकुलर फिल्म अवार्ड्स भी इसी के अंडर में होते हैं। वैसे अगर आप देख पाएंगे जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, है ना, ये इंडियन सिनेमा में 1954 से ही लगातार सेलिब्रेट करे जा रहे हैं, 1954 से। तो इसका ओरिजिन कैसे होता है, कैसे यहाँ पर इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाता है? सबसे पहली बार 1954 में इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया था। 2 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए, फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म। ठीक है, मतलब 40 मिनट वाली मूवी जो होती हैं और छोटी होती हैं, उससे बड़ी वाली फिल्म से, दोनों ही कैटेगरी के अंदर में अवार्ड दिया गया। जो सबसे पहली विनर थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई नेशनल फिल्म अवार्ड सबसे पहला किसको मिला था? तो नारगिस, ये पहली एक्टर थी दोस्तों जिन्होंने यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था अपने परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, जो एक मूवी है जिसका नाम है रात और दिन, इसमें यहाँ पे इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये नेशनल फिल्म अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया। तो ये फर्स्ट एक्टर थी, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। फिर उत्तम कुमार को यहाँ पे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था एंथनी फिरंगी के लिए, ठीक है, और चिड़िया खाने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2 फर्स्ट विनर्स हैं। नारगिस का नाम ध्यान रखना है, उत्तम कुमार का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए, ये जो अवार्ड्स वगैरह डिसाइड होती है उसके लिए एक जूरी बैठती है, कुछ मेंबर्स होते हैं, वो ये सारे डिसीजन लेते हैं। तो जूरीज जो होती है नेशनल फिल्म अवार्ड की, इसको अपॉइंट करने वाली भी एक पर्टिकुलर बॉडी है। वो क्या होता है, हमारा जो फिल्म फेस्टिवल है उसके डायरेक्टरेट मिलकर यहाँ पे इसको अपॉइंट करते हैं। अब जितने भी मेंबर इस जूरी में प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं सिनेमा के फील्ड में, दूसरे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास में है, उसके बेसिस पे वो उस पद पर आए हैं। अब होता क्या है कि जो ये डायरेक्टरेट है दोस्तों, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में बनाया गया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। फिर होता यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, इसके अलावा ये जो डायरेक्टरेट है हमारा, वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को भी डायरेक्टर करता है, यानी ऑर्गेनाइज करता है, प्लस इंडियन पैनोरामा को भी ऑर्गेनाइज करता है। यानी फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो इसी डायरेक्टरेट के अंडर में आती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, कोई भी मूवी है जिसको इस अवार्ड के लिए चुनना है तो उसके लिए कई सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे वो मूवी इंडिया में बनी होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा यहाँ पे को प्रोडक्शन में आप कह सकते हैं फॉरेन एंटिटी हो सकती है, प्लस 6 और कंडीशंस होती हैं जो भी फुलफिल करनी पड़ती है, उसके बाद फिल्म क्वालिफाई करती है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो फिल्म है उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से, उसको ये सर्टिफिकेशन मिल जाना चाहिए। जो फीचर फिल्म जूरी है ये डिसाइड करती है कि जो ये फिल्म है फीचर फिल्म होगी या नॉन फीचर फिल्म होगी, उसको ये टैग दिया जाता है। प्लस कई सारे और भी नियम रूल्स वगैरह होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो ये फिल्म है इसको इस अवार्ड के लिए क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स है और साथ ही साथ में दादा साहेब फाल्के की लेगेसी है इंडियन सिनेमा में, इसका भी एक बड़ा कनेक्शन है। अब दादा फाल्के साहब आपको पता है कौन है? ये वो पर्सन है जो कि बोला जाता है फादर है इंडियन सिनेमा के। इनकी वजह से यहाँ पर फिल्म सेक्टर आज के समय पर इतने बड़े लेवल पर है, स्पेशली इंडिया के अंदर में। तो जब बात आती है नेशनल फिल्म अवार्ड की, तो इसको हमने 2 सेक्शन में बांटा है, फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा के कैटेगरी में भी दिया जाता है। इन सब के अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, कि जिस व्यक्ति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है इंडियन सिनेमा के ग्रोथ के ऊपर में, है ना, इंडियन सिनेमा में लगातार कंट्रीब्यूट किया है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है, तो उसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड होता है इसमें एक अवार्ड होता है स्वर्ण कमल, यानी गोल्डन लोटस आपको दिया जाता है, प्लस एक शॉल मिलता है और कैश प्राइज मिलता है 10 लाख रुपए का। फिर जो ये नेशनल फिल्म अवार्ड है इसको सेटअप किया गया था ताकि दादा साहेब फाल्के को सम्मानित किया जा सके, उनको ऑनर किया जा सके, क्योंकि वही हमारे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है। आज इंडियन सिनेमा जो भी है वो उनकी वजह से है। और सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? नेशनल फिल्म अवार्ड तो सबसे पहला नारगेस और उत्तम के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, लेकिन दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहली बार यहां पर दिया गया था देविका रानी को। ये फर्स्ट रेसिपिएंट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। अब बात आती है कैटेगराइजेशन की, तो 6 कैटेगरीज में यहाँ पर इस तरीके से अवार्ड्स मिल जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि एक स्वर्ण कमल यानी कि आपका एक लोटस अवार्ड मिलता है, उसके गोल्डन लोटस अवार्ड मिलता है, उसके अलावा सिल्वर लोटस अवार्ड मिलता है। इस तरीके से यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं। जो गोल्डन वाला लोटस अवार्ड मिलता है इसमें बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, है ना, उसके अलावा बेस्ट डेब्यू फिल्म, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, इसके लिए यहाँ पे स्वर्ण कमल कैटेगरी वाला अवार्ड दिया जाता है। और जो रजत कमल कैटेगरी है, ठीक है,
जो हमारी सिल्वर वाली कैटेगरी है या सिल्वर वाले अवार्ड्स मिलते हैं वो स्पेशली जो इसमें एक्टिंग, टेक्निकल अवार्ड्स, उसके साथ बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट स्क्रीन प्ले, इन सबको यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों ये बेसिक सी चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पेशली नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन अगर आया तो यहाँ पे काफ़ी सारा बैकग्राउंड डेटा आपसे पूछा जा सकता है। ये बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। ना आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा अभी हमने नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में डिस्कशन किया, तो सब कुछ रेडीमेड नोट्स आपको एक पीडीएफ में करके दे दिए जाएंगे। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो आपको 1, 1.5, 2 साल, 3 साल करंट अफेयर्स आप उसमें मैनेज कर सकते हैं एक ही ग्रुप के अंदर में। सब कुछ डेट वाइज पड़ा है, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। नाउ ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है दोस्तों वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या क्या फ़ायदे कहाँ पे हो रहे हैं। कंप्लीटली सेटिस्फाई होने के बाद में, संतुष्ट होने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एक बार कर लेना, अच्छे से पता चल जाएगा, उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। ना दोस्तों एक न्यूज़ आर्टिकल हमारे पास में ये भी है, अब इसमें यार कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, बस खाली एक इन्फॉर्मेशन है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में इलेक्शंस होने वाले हैं जल्दी, जिससे बिल्कुल पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी। तो ये इलेक्शंस दोस्तों यहाँ पर 3 फेजेस के अंदर में चलेंगे। 18 सितंबर से दोस्तों यहाँ पर ये शुरू होने वाले हैं। वैसे 2 बड़े इलेक्शंस यहाँ पे अब की बार देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ समय में, हरियाणा के अंदर एंड जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन होंगे ये 3 फेजेस में होंगे। जो पहला फेज़ होगा उसमें आपकी अलग अलग 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को कवर किया जाएगा। यानी 18 सितंबर को जो इलेक्शन होंगे वो इस वाले पोर्शन में होंगे जहाँ पे मैंने ये रेड कलर का पूरा मतलब पोर्शन कवर कर दिया है। फिर उसके बाद 25 सितंबर को जो इलेक्शन होंगे दोस्तों वो ब्लू वाले पोर्शन में होंगे, श्रीनगर राजौरी वाले रीजन में। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को तीसरा फेज़ चलेगा, जो 1 अक्टूबर को होंगे, बाकी जो बचा कुचा ऑरेंज कलर है दोस्तों इन वाले रीजन में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 फेजेस में इलेक्शंस होने वाले हैं। साथ ही साथ में हरियाणा में भी चलेंगे। हरियाणा में सारी की सारी जो 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उन सब में इलेक्शंस होने वाले हैं, 1 अक्टूबर को यहाँ पर होगा। और इलेक्शंस होने के बाद में जो वोटिंग की काउंटिंग वगैरह होगी वो यहाँ पे आपकी 4 अक्टूबर को होने वाली है। दोनों ही असेंबलीज़ की साथ में ही ये वोटिंग की काउंटिंग कर दी जाएगी और रिजल्ट पता चल जाएगा कौन अपनी यहाँ पर सरकार बना रहा है। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी यहाँ पे मिल चुकी है। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों का अनाउंसमेंट जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी, बाकी सब इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ में मिलकर ये वाला अनाउंसमेंट करते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में, जिस वजह से लगातार ये चर्चाएँ हो रही हैं। ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है दोस्तों यहाँ पे क्योंकि साल 2019 तो भाई सभी को याद होगा। साल 2019 में आर्टिकल 370 को रेवोकेट किया गया है ना, और 370 हटने के बाद में अभी तक वहाँ पे कोई भी इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो 2019 से अभी तक का सबसे पहला इलेक्शन होगा ये अभी 18 सितंबर से जो शुरू होंगे 2024 में। तो इंटरेस्टिंग फेज़ है ये अब की बार का जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशली। तो देखा जाएगा आने वाले समय पर क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नाउ अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों हमारा पेज नंबर 6 पर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग इसको स्किप करने वाले हैं, देखिए बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं, है ना। तो बात ये हो रही है जो हमारा इसरो है, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आगे इसके बारे में बताऊंगा, भारत की स्पेस एजेंसी। तो इन्होंने SSLV सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। और इस SSLV के माध्यम से, क्या है ये SSLV, देखिए SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल मतलब आपका रॉकेट हो गया, और नाम से होता है स्मॉल सैटेलाइट, यानी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला रॉकेट, वो हमारा SSLV है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर ये रॉकेट लॉन्च हुआ, कल ये वीडियो आप देख पाओगे। और लॉन्च होने के बाद में दोस्तों इसमें हमने जो सैटेलाइट रखी थी वो थी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS भी बोलते हैं। अब नाम से पता चल रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी पृथ्वी की जानकारी हमको देगी, पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगी,
है ना, ज़मीन को ऑब्जर्व करेगी, ओशन को ऑब्जर्व करेगी, तो वो जानकारी हमको ये प्रोवाइड करवाएगा। तो सक्सेसफुली ये सैटेलाइट लॉन्च हो गई, ये हमारे पास में सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, हेडलाइन से ही काम हो गया। लेकिन काम अभी हुआ नहीं है दोस्तों। आपको इस सैटेलाइट के बारे में हर एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे जो इसरो है, इन्होंने फ्राइडे में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, EOS-08 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कौन से व्हीकल से लॉन्च की गई है? SSLV-D3 यानी छोटा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला रॉकेट। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सैटेलाइट होने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं। बताया क्या है, इस रॉकेट के अंदर में 3 पेलोड्स हमने भेजे हैं अंतरिक्ष में। 3 पेलोड्स। 3 पेलोड में पहला क्या है? वो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। दूसरा है SAC ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रेफ्लेक्टोमेट्री पेलोड, जिसको हम GNSSR बोल सकते हैं। तीसरा है SAC SIC UV डॉसीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 चीज़ें अभी सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजी गई हैं। सवाल ये है कि इन 3 चीज़ों करेंगी क्या ये? सबसे पहले जो EOIR है, इसका मेन काम क्या होगा? इसका काम होगा सैटेलाइट के बेसिस पे जो यहाँ पे सर्विलांस करना, हमारे जो पृथ्वी है इसके ऊपर नज़र रखना, कोई डिज़ास्टर है उसको मॉनिटर करना, एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान रखना, कहीं पर आग लग रही है, जंगलों में आग लग रही है उसको डिटेक्ट करना, कहीं पर ज्वालामुखी फटने वाला है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को ध्यान रखना, इंडस्ट्रीज़ और पावर प्लांट से कोई डिज़ास्टर हो रहा है तो बेसिकली उस पर ध्यान रखना। तो पहला तो ये हो जाएगा। तो सैटेलाइट का ये है मेन पर्पज़ कि हमारे पृथ्वी को अच्छे से ऑब्जर्व करना। दूसरा जो एस्पेक्ट है यहाँ पर GNSSR, ये दूसरा पेलोड है इस सैटेलाइट का। ये हमारे ओशन सरफेस को मॉनिटर करेगा, है ना, ओशन सरफेस के ऊपर कैसी हवाएं बह रही हैं, मिट्टी के अंदर नमी कैसी है ना। उसके अलावा हिमालयन रीजन हो गए, कहीं पर बाढ़ आ रही है, फ्लड डिटेक्शन हो गया, वाटर बॉडी डिटेक्शन हो गया, तो उनको यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला है। तीसरा जो पेलोड है दोस्तों, वो हमारा ध्यान रखने वाला है इन सब चीज़ों को। फिर उसके बाद एक और बात ये आती है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट मिशन है दोस्तों, हमने इसको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है। यानी आज हमारे पृथ्वी से जब आप ऊपर जाओगे तो 475 किलोमीटर्स की ऊंचाई पर इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और इस सैटेलाइट का जो पूरा मिशन होने वाला है, या कितना टाइम पीरियड होने वाला है, 1 साल के लिए दोस्तों ये सर्व करेगा। तो 1 साल तक ये सभी डेटा हमारे साथ में वो शेयर करेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो इसरो के हमने व्हीकल के बारे में बात कर लिया। आइए थोड़ा सा यहाँ पे इसरो के बारे में कुछ और बेसिक फैक्ट्स की जानकारी ले लेते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं इसरो की, यह है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक भारत की इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी, जिसका मेन काम है स्पेस के अंदर में नए नए एक्सप्लोरेशंस करना। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में आपको नजर आएगा। इसरो को फॉर्म किया गया था 1969 में। 1969 में जब बनाया गया तो हमारा विजन यही था कि स्पेस के अंदर में नए नए रिसर्चेस करना, स्पेस को लेकर एक बढ़िया डेवलपमेंट करना, स्पेस साइंस रिसर्च को प्रमोट करना। इसरो से पहले हमारे पास में एक और बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम है INCOSPAR, इंडिया नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो उसको हटा के दोस्तों यहाँ पर इसरो बनाया जाता है। जो इनकोस्पार है ये बनाया गया था 1962 में, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और साथ ही साथ में हमारे साइंटिस्ट विक्रम साराभाई जी के थ्रू। बट समय के साथ में, जैसे मैंने बोला, 1969 में इसरो बना, तो इसरो ने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया इनकोस्पार को। ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखिए। नाउ अभी तक इसरो के बड़े बड़े अचीवमेंट्स हो चुके हैं। उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि पहली भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट, ये भी यहाँ पर इसरो ने ही बनाई थी और इसको लॉन्च किया था USSR यानी सोवियत यूनियन की मदद से। जो आज के समय पर रशिया है, रशिया के साथ आसपास के जो देश हैं वो पहले सब एक ही कंट्री हुआ करता था जिसको USSR बोलते थे। वो सब टूट गया 1991 में, बिखर गए, 15 देश बन गए उसमें। और आज दोस्तों यहाँ पे बताया ये जाता है कि आर्यभट्ट जो हमारी भारत की पहली सैटेलाइट, वो सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च हो पाई। और ये जो लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। और उसके अलावा 1980 का जो पर्टिकुलर ईयर है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रहा, क्योंकि उस समय पर जो रोहिणी है, रोहिणी हमारी पहली सैटेलाइट जिसको सक्सेसफुली हम लोगों ने SLV-3 यानी छोटे वाले जो रॉकेट है उससे लॉन्च किया था। ये वो रॉकेट था दोस्तों जो कि भारत ने खुद बनाया था। नहीं तो उससे पहले, जैसे मैंने बोला, USSR की हेल्प से हमने पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी, लेकिन उसके बाद हमने रॉकेट बना के खुद से सैटेलाइट को लॉन्च किया। जब खुद से रॉकेट बना के लॉन्च किया तो वो रोहिणी भी सैटेलाइट थी। फिर धीरे धीरे करके इसरो ने और कई सारे एफर्ट्स लगाए, और एफर्ट्स लगाते लगाते दोस्तों यहाँ पे हमने PSLV बना लिया, GSLV बना लिया, जो कई हज़ारों किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। चांद पर जाके हम दोस्तों अपना मिशन लॉन्च करके आए हैं। PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उस पर्टिकुलर रीजन पे इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। और PSLV GSLV ही नहीं,
उसके अलावा यहाँ पे आपको मतलब जब जीएसएलवी की बात करते हैं तो यह है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमारे ऑर्बिट्स में मतलब हमारे पृथ्वी से और कई 30-36 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। ये ताकत आज भारत के पास में है। जब एक समय था जब हमारे पास में कोई भी रॉकेट नहीं था, साइकिल पे रख के यहाँ पर रॉकेट को ले जा रहे थे, फोटोज़ आपने देखी होंगी। आज दोस्तों ज़माना बिल्कुल अलग है। आज यहाँ पे इसरो से दुनिया भर के कई सारे कंट्रीज़ हैं जो अपने रॉकेट्स को लॉन्च करवाते हैं, अपने मिशंस लॉन्च करवाते हैं। फिलहाल पीएसएलवी जीएसएलवी बनाया, उससे हमने कई सारी और सैटेलाइट्स बनाई। धीरे धीरे हमने दोस्तों यहाँ पे चंद्रयान 1 लॉन्च किया, चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसमें हमें सक्सेस नहीं मिल पाई, लेकिन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ लास्ट ईयर तो एक बड़ी सक्सेस मिली। चंद्रयान 3 के साथ में ही दोस्तों भारत पहला देश बना दुनिया में जो चांद के साउथ पोल पर उतर कर दिखा चुका है। उसके अलावा 2021 में भी इसरो के बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए, जैसे अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये वो सैटेलाइट है जो आज के समय पर अमेजन जंगल का पूरी तरह से मॉनिटरिंग करता है, ध्यान रखता है अमेजन जंगल में किस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है या किस तरीके से उस एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे नुकसान पहुँच रहा है। फिर उसके अलावा 2021 में हमने सतीश धवन सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था। एक छोटी सी सैटेलाइट थी जिसका मेन पर्पस था कि हमारे रेडिएशन को यहाँ पे स्टडी करना, जो भी रेडिएशन है, जो भी यहाँ पर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है उसको स्टडी करना। फिर अभी गगनयान मिशन दोस्तों लॉन्च होने वाला है, ये भी बहुत अहम रोल प्ले करेगा। चंद्रयान 3 मिशन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। कई सारी हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है और ऐसे ढेरों सैटेलाइट्स और भी लॉन्च होने वाली हैं जहाँ पे हमारा मेन पर्पस है कि हम अपने पृथ्वी को अच्छे से मैनेज कर सकें। दोस्तों इसी मिशन में एक मिशन ऐसा भी है जिसकी ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन ये भी इसरो के लिस्ट में है, वो है शुक्रयान मिशन, यानी कि वीनस, जो हमारा प्लानेट वीनस है, यहाँ पर भी इसरो प्लान कर रहा है जाने की। इस मिशन को शुक्रयान मिशन का नाम दिया जाएगा। और सबसे बढ़िया एक और चीज़ है जिसके बारे में आज पूरा भारत चर्चा कर रहा है कि भारत के पास में खुद का अपना स्पेस स्टेशन होगा। जैसे आज अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां जिसको दुनिया भर की कंट्रीज़ ने मिलकर लॉन्च किया था। वहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट जा सकते हैं, कई महीनों तक रह सकते हैं, साल भर तक रह सकते हैं, सब रहने का जुगाड़ है स्पेस में और वहाँ पे रिसर्चेस कर सकते हैं। तो ऐसा खुद का स्पेस स्टेशन इंडिया भी लॉन्च करने वाला है 2030 तक। तब 2030 से, या वैसे अभी डेट 2035 तक भी बोली गई है। तो जैसे ही हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे, हम यहाँ पे अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे इस पर्टिकुलर लिस्ट को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये भी आने वाले समय पर हमारी लिस्ट में एडेड हैं। ठीक है, तो आर्टिकल पढ़िए, हमेशा पढ़िए। ये आपके सामने न्यूज़ आर्टिकल है, लेकिन इसके पीछे जो रेलिवेंट डेटा छिपा हुआ है, जो आपको जिससे क्वेश्चन बनेंगे या जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी लिंक करके पढ़िए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर ना। उसके बाद दोस्तों हमारे पास में पेज नंबर 12 पर 2 न्यूज़ आर्टिकल हैं, दोनों एग्जाम के लिए रेलिवेंट होने वाला है। अगर यहाँ पे इस वाले आर्टिकल को देखेंगे तो आपको पता है बांग्लादेश के अंदर में सिचुएशन आज के समय पर क्या है ना। बांग्लादेश में जो शेख हसीना है उनकी सरकार गिराई गई, उनको छोड़कर जाना पड़ा देश, वो इंडिया में है आज के समय पर। उसके बाद जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था वो एंटी हसीना प्रोटेस्ट बन गया, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बन गया। और आज के समय पर जब यह प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस दौरान बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, सिख हैं, है ना, तो उनके ऊपर अटैक हुआ, स्पेशली हिंदूज़ के ऊपर यहाँ पे अटैक हो रहा था। तो उस अटैक को देखते हुए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस के साथ में बातचीत की है। मोहम्मद यूनुस ये वो पर्सन है, ये वो व्यक्ति हैं जो आज के समय पर बांग्लादेश के मेन या पावरफुल व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सरकार ख़त्म हुई तो अभी इलेक्शन तो हो नहीं रहे। तो जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक जो सरकार बनकर आती है उसको बोलते हैं इंतरिम गवर्नमेंट। ठीक है, बिना इलेक्शन के जो सरकार बनती है उसको अंतरिम सरकार बोलते हैं। तो ये अंतरिम सरकार के लीडर हैं या अंतिम सरकार के एडवाइज़र हैं, मोहम्मद यूनुस इनका नाम है। तो बांग्लादेश की मेन पावर्स आज के समय पर इनके पास में है। तो अभी कल यहाँ पे इन्होंने फ़ोन करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ में बातचीत की है। उस बातचीत के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोकस किया है कि जो हिंदूज़ की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बांग्लादेश उस पर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है तो ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। साथ ही साथ में दोनों लीडर्स जब आपस में बातचीत कर रहे थे तो बांग्लादेश के अंदर में जो तेज़ी से डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर जो सिचुएशन ख़राब हुई है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। प्लस जो यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बुलाया भी है, इनवाइट भी किया है, जो हमारा ग्लोबल साउथ समिट होने वाला है। आज यहाँ पे भारत इसको होस्ट करेगा। ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ बनेगा इंडिया, तो वहाँ पर भी यहाँ पे इनको इन्वाइट किया गया है। साथ ही साथ में पीएम मोदी ने ट्विटर पर, यानी वो जो आज हम उसको x.com बोलते हैं, x.com पे दोस्तों यहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया और मेंशन किया कि मेरे पास एक फ़ोन आया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का, जहाँ पे हमने आपस में अपनी एक बातचीत को एक्सचेंज किया है।
प्लस इंडिया ने यहाँ पे लगातार सपोर्ट किया है और इंडिया मांग करता है बांग्लादेश के अंदर में डेमोक्रेटिक, स्टेबल और पीसफुल सिचुएशन की। साथ ही साथ में एश्योर करने की बात की है कि भाई जो हिंदूज़ हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज़ है, केवल हिंदूज़ नहीं सभी माइनॉरिटीज़, लेकिन अटैक स्पेशली हिंदूज़ के ऊपर में देखने को मिला। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं या हिंदूज़ हैं उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखा जाए, इस चीज़ को लेकर एक मेन मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। जिसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर यूनुस का कहना यह है कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल हो चुकी है और जो यहाँ पे लाइफ है लोगों की वो नॉर्मल होने वाली है या नॉर्मल हो रही है धीरे धीरे करके। तो कुछ दिनों में जो सिचुएशन है वो हैंडल कर ली जाएगी, ये उनकी साइड से स्टेटमेंट है। और ये भी एश्योर करते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के ऊपर में ध्यान रखेंगे। इनके कई सारे स्टेटमेंट भी आए हैं कि माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखें, उन पर अटैक ना करें। तो मोहम्मद यूनुस के कई सारे स्टेटमेंट्स कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे रिसेंट समय पर। तो ये कुछ अपडेट्स हैं भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को लेकर, वो मैंने आपको समझा दिया है। फिलहाल के लिए फोकस यही रहेगा कि दोनों देश अपने जो रिलेशंस है वो ख़राब ना करें, रिलेशंस को मेंटेन करके रखें। बट ये डिपेंड करता है वहाँ की सरकार के ऊपर, वहाँ की सरकार क्या करती है, कैसे एक्शन रहते हैं और वो कैसा स्टेटमेंट्स भारत के प्रति देते हैं। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली यहाँ पर इसको जीएस पेपर नंबर 3 अपना इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल में क्या बात हो रही है? बात यह है कि हमारी केंद्र सरकार ने एक नया सिस्टम अनवील किया है, एक ऐसा नया सिस्टम जो कि हमारे देश में वेदर क्रॉप पैटर्न्स को स्टडी करने वाला है। यानी कि जो स्पेशली फसल है एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लगा रहे हैं, तो क्रॉपिंग का जो पैटर्न्स होता है उस सिस्टम को यहाँ पर नए तरीके से यहाँ पर ये अनवील करेगा, उसके बारे में बताएगा, हमारे फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो बात यह है कि जो हमारा यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उस प्लेटफॉर्म का नाम दिया है KDSS। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। इसके फुल फॉर्म है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये सिस्टम लॉन्च किया गया है फ्राइडे में और ये सिस्टम क्या करने वाला है, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करवाएगा हमारे वेदर पैटर्न्स के ऊपर में, हमारे देश में मिट्टी की कंडीशन क्या है, जो फसलें हैं उनकी हेल्थ कैसी है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर मिलेगी, जिसमें कई सारे फार्मर्स, एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स भी प्रेजेंट होंगे। मिनिस्ट्री का कहना यह है कि यहाँ पर हमारा सबसे मेन स्टेप यह है कि देश के अंदर में जो एग्रीकल्चर इनोवेशंस है उसमें यहाँ पे नए नए स्टेप्स हम लेकर आ सकें। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर आया गया है और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वे में डेटा प्रोवाइड करवाएगा। सैटेलाइट से कई सारी इमेजेस इकट्ठी करके दी जाएंगी, हमें वेदर की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उस वेदर के हिसाब से जो हमारे फार्मर्स है वो फसल लगा सकते हैं जिससे फसल पे कोई नुकसान ना हो। रेजर्वोयर स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है, ग्राउंड वाटर लेवल मैनेज किया जाएगा, सॉइल की हेल्थ की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। जब अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ये अहम चीज़ें हमारे फार्मर्स के पास में होंगी तो उसके हिसाब से वो एक्शन लेंगे, उसके हिसाब से वो क्रॉपिंग पैटर्न्स को मैनेज करेंगे, उसके हिसाब से वो यहाँ पर क्रॉप्स के अंदर में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये वाली फसल लगानी है। तो ये बेनिफिशियल रहेगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और यहीं पर दोस्तों क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग भी करी जा रही है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ में मेंशन किया है होगा ये कि हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए, मिट्टी की हेल्थ कहाँ पर है, कैसी है। तो इससे यहाँ पे अलग अलग साल में, अलग अलग पर्टिकुलर ईयर्स में कैसी फसल होगी, इससे हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट होगा, एग्रीकल्चर से ज़्यादा फ़ायदा होगा, अलग अलग प्रकार की हम क्रॉप्स उगा सकेंगे। और एट दी लास्ट जो ये प्लेटफॉर्म लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, ये प्लेटफॉर्म दोस्तों हमारे देश के अंदर में जहाँ जहाँ पे सूखा पड़ रहा है उसको भी मॉनिटर करने में हमारी मदद करेगा, है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाने वाला है। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अब करना क्या है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में कई सारी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये तो केवल आपने न्यूज़ पढ़ लिया, ये हर कोई पढ़ लेगा और पढ़ के यहाँ पर चला जाएगा। इसके बारे में कुछ प्रॉपर डेटा, नोट्स वगैरह बना के रखने हैं, नहीं रखने हैं? बिल्कुल रखने हैं। चलिए क्या क्या पढ़ना है बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये कृषि DSS है, इसके बारे में बेसिक फैक्ट या बेसिक डेटा आप क्या क्या याद रख सकते हैं वो यहाँ पे आप देखिएगा। हाल ही में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर हैं, इन्होंने कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को किया है लॉन्च। अब ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है क्या, वैसे तो आपको पता चल ही चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन बने तो ध्यान रखिएगा, ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। यानी उस सैटेलाइट के माध्यम से हम अपने देश के अंदर में या जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, सॉइल की हेल्थ वगैरह है, इसको आराम से मॉनिटर कर पाएंगे, उसको आराम से मैनेज कर पाएंगे। तो इस सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम का मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि ये हमारे फार्मर्स को असिस्ट करेगा, फार्मर्स को सपोर्ट करेगा, क्योंकि फार्मर्स के पास में ये सभी जानकारी होंगी
कि कैसा वेदर है या कैसा वेदर पैटर्न रहने वाला है, उसके हिसाब से वो फसल लगाएंगे तो अच्छा क्रॉप मैनेजमेंट हो पाएगा उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ पाएगी, एग्रीकल्चर में ज़्यादा फसल उगा सकेंगे, अच्छा इनकम जनरेशन होगा। उसके अलावा यहीं पर बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड डेवलप किया गया है और ऐसा बैकग्राउंड डेवलप किया जाएगा अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके। जैसे सरकार का गति शक्ति इनिशिएटिव है, उसी प्रकार का इनिशिएटिव पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। जो डेटा रखा जाएगा या डेटा बनाया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो यहाँ पर दोस्तों हमारी राइसेट 1 नाम की जो सैटेलाइट है प्लस जो वेदास सैटेलाइट हैं, इनके माध्यम से ये डेटा प्रोवाइड हो रहा है। और ये डेटा प्रोवाइड कौन करवाएगा? ये सब एग्रीकल्चर का लेकर डेटा जो है सैटेलाइट से इकट्ठा करेंगे और प्रोवाइड करवाएगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्वेश्चन ये है कि कृषि DSS के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रियल टाइम डेटा आपको मिलेगा क्रॉप कंडीशन को लेकर, आपकी फसल की कंडीशंस क्या है, वेदर को लेकर किस तरीके से पैटर्न्स चल रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल हेल्थ, इसको लेकर रियल टाइम डेटा जो एग्जैक्टली है वैसा डेटा आपको मिलने वाला है। प्लस जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है उसी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके बहुत सारी इमेजेस आ सकेंगी। उस इमेजेस से हम अपनी जो फसल की हेल्थ है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डिज़ास्टर कोई वार्निंग आ रही है तो डिज़ास्टर वार्निंग दी जा सकेगी, क्योंकि सैटेलाइट से पता चल जाएगा कोई डिज़ास्टर आने वाला है या नहीं आने वाला है, तो अर्ली अलर्ट दिए जा सकेंगे। मान लो कीड़ों का अटैक होने वाला है फसलों पे तो वो बताया जा सकेगा। कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने वाला है, भीषण बारिश होने वाली है, तो वो डिज़ास्टर वार्निंग्स आपको मिल जाएंगी। उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं, क्रॉप्स को बचा सकते हैं। फिर सबसे बड़ा स्टेप है क्रॉप मॉनिटरिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। यहीं पे फसल की मैपिंग कैसे होनी है, फसल को मॉनिटर करने का काम, फसल में किस तरीके से हम रोटेशन कर सकते हैं कि इस समय पर ये वाली फसल लगाएंगे फिर चेंज करके दूसरी लगा देंगे, डाइवर्सिफिकेशन, इन सब चीज़ों में यहाँ पर हेल्प करने वाला है ये कृषि DSS। तो इस कृषि DSS के फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदा सबसे पहला ये होगा, ये अच्छा खासा टूल होगा जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के ऊपर फोकस कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा। और जो भी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स होता है ना, उसके प्रति, मतलब जो भी डिज़ास्टर आएगा उसके प्रति एक बढ़िया रिस्पॉन्स देने का काम करेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कृषि DSS सिस्टम चर्चाओं में, तो बताइए ये फार्मर्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, या दूसरी तरफ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। जब हम बात करते हैं अपने फार्मर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, तो सबसे बेस्ट चीज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि क्रॉप मैनेजमेंट में एक सबसे बेटर ऑप्शन है। सिंपल सी बात है, तो फार्मर्स के लिए क्या करेगा, क्रॉप मैनेजमेंट की जो ताकत है वो उनको देने वाला है, जो उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने वाला है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, यहाँ पे हम स्पेस से जो भी सैटेलाइट है या जो भी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो नई टेक्नोलॉजी आ रही होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके साथ साथ हम बहुत सारी और भी क्रॉप की वेराइटीज़ लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें हमको पता चल सकेंगी। तो दोनों ही एस्पेक्ट के लिए ये कृषि DSS ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, छुपा हुआ आर्टिकल है लेकिन रेलिवेंट है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अब आता है हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे। आज के सेशन में बस इतना ही है, कोई भी एडिटोरियल काम का नहीं है तो प्लीज़ उसको मत पढ़िएगा, एग्जाम में आपको हेल्पफुल नहीं रहने वाला। देखिए वीडियो को मैं लंबा खींच सकता हूँ, आप लोग चाहो तो 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट, है ना, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको बताकर, लेकिन क्वेश्चन यह है उसका इंपॉर्टेंस भी तो होना चाहिए ना। इससे अच्छा तो सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड किया है लगभग आधे घंटे का, वो कितना प्रोडक्टिव है, उसके बाद 1 घंटे का आपका ये वीडियो चलता है, आप ये 1.5 घंटा दे देंगे तो आप वेरियस न्यूज़पेपर्स को कवर कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। और केवल मैं द हिंदू न्यूज़, कई लोग मेंशन करते हैं ना सर 1.5 घंटे का वीडियो बनाइए, तो 1.5 घंटे का वीडियो बनाने को कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाने को तो मैं खींच सकता हूँ आराम से, 2 घंटा खींच सकता हूँ इस न्यूज़पेपर में, इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन यार हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस आपका टाइम का भी होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो आर्टिकल काम के हैं केवल उन्हें ही पढ़ाऊँ। आपके सामने आर्टिकल्स सामने लगे हैं, आर्टिकल्स में क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या नोट बनाना है, वो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही कवर हो रहा है। अब मान लो जैसे आज आर्टिकल में कुछ रह गया था, क्या आप सोचोगे कि सर ये वाला टॉपिक रह गया है, ये इंपॉर्टेंट था, परेशान नहीं होना है, चेक किया जाता है दोबारा। आपने देखा होगा कई आर्टिकल्स ऐसा होता है जो कल के होते हैं जो मैं अगले दिन पढ़ाता हूँ, क्योंकि चेक कर लिया जाता है कि वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, छूटा तो नहीं है, और अगर वहाँ पे भी कवर नहीं हुआ तो मॉर्निंग वाले वीडियो में कवर हो जाता है। तो दोनों वीडियो का इंपॉर्टेंस है। केवल एक वीडियो में मैं 1.5 घंटा लगा दूं और यहाँ पे आप आराम से 1.5 घंटा देके दोनों वीडियोस कवर कर सकते हैं। सुबह वाले वीडियो में वेरियस न्यूज़पेपर्स प्लस क्वेश्चन, MCQ प्रैक्टिस सब कुछ है। इधर आपका वर्ड ऑफ द डे, मेंस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाकर इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। चलिए वर्ड ऑफ द डे की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है रिफरैफ। तो आज का वर्ड है रिफरैफ, जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल रिगार्डेड एज वर्थलेस।
यानी ऐसे लोग या ऐसा लोगों का पूरा ग्रुप जो किसी काम का ना हो, बेकार हो, वर्थलेस हो, तो उसको बोलते हैं रेफ रैफ। तो रेफ रैफ वर्ड यूज़ करके फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस नहीं बनाओगे तब तक कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो सेंटेंस बनाना ज़रूरी है। चलिए, अब यूपीएससी का प्रैक्टिस क्वेश्चन ये था कि आपके पास में 3 अलग अलग पेयर्स हैं, इसको करेक्टली मैच कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? पहला, क्या नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है? जी बिल्कुल सही बात है। क्या काजूवेली बर्ड सेंचुरी केरला में है? नहीं, गलत बात है। क्यों? ये भी तमिलनाडु में ही है। तो रिसेंटली जो 3 नई रामसर साइट्स ऐड की गई हैं उसमें से नंजरायन, काजूवेली, ये दोनों की दोनों यहाँ पर तमिलनाडु की हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। और तवर रिजर्वायर ये बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश का है। तो इसका वजह से यहाँ पर क्योंकि हमारा बीच वाला पेयर गलत है तो पहला और तीसरा सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने सही सही इसका आंसर दिया होगा। चलिए, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।